नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल स्टडी जंक्शन पे। ये यूट्यूब पर मेरा पहला वीडियो है और इस वीडियो में हम सबसे पहले आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। इसका सबसे पहला टॉपिक है भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। इस वीडियो में हम अभी फिलहाल पुर्तगालियों के आगमन के बारे में पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि डच और अंग्रेज भारत में कैसे आए और उन्होंने अपनी व्यापारिक कोठियां कहाँ-कहाँ स्थापित की और उन्होंने व्यापार को किस तरह से बढ़ावा दिया। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन और पुर्तगालियों का आगमन भारत में कैसे हुआ। तो जो भारत में विदेशी नागरिक थे, जो विदेशी थे, भारत में 2 रास्तों से भारत में प्रवेश कर सकते। जो पहला तरीका था वो था कि उत्तर-पश्चिम सीमा को पार करके, जिसमें कि स्थल मार्ग हुआ करता था, जिसमें कि काफ़ी कंट्रीज़ थे, काफ़ी भारत में काफ़ी देश थे, जिसमें कि तुर्की, फ्रांस, ईरान, इराक ये सारे देशों को पार करके आना पड़ता था, जिसमें कि काफी दर्रे भी पड़ते थे। खैबर दर्रा, खुल्लम दर्रा और बोलन दर्रा, इसको पार करके भारत में आना पड़ता था। दूसरा तरीका था समुद्री मार्ग का, जो कि काफी आसान था और उसमें दो तरीके थे भारत आने के। पहला तरीका था फारस की खाड़ी को होते हुए या दूसरा तरीका था लाल सागर से होते हुए। तो जो व्यापारी थे वो फारस की खाड़ी वाले रास्ते को ज्यादा महत्व देते थे लाल सागर के बजाय, क्योंकि लाल सागर वाला जो रास्ता था उसमें काफी कोहरा और चट्टान हुआ करता था, जिसकी वजह से जहाज की जो है दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती थी। तो आगे देखते हैं कि 1453 में तुर्कों ने क्या किया कि सबसे पहले कस्तुनतुनिया जो था एक जगह था उस पर आक्रमण कर लेते हैं और उसको जीत लेते हैं और ऑटोमन साम्राज्य का स्थापना करते हैं। इससे क्या होता है कि फारस की खाड़ी वाला जो रास्ता था उस पर जो था उनका अपना एक अधिकार हो जाता है और ये रास्ता जो था यूरोपियों के लिए हमेशा के लिए बंद हो जाता है। तो अब यूरोपी करे क्या? यूरोपी के पास कोई रास्ता तो बचा नहीं, वो कैसे भारत आएंगे? तो उन्होंने जल मार्ग की खोज शुरू कर दी। आगे आगे टॉप पढ़ेंगे कि किस तरीके से इन्होंने जल मार्ग की खोज शुरू की, क्योंकि यूरोपी जो थे वो खास करके पुर्तगाली जो थे वो नेविगेशन और समुद्र के रास्तों के मामले में काफी अग्रणी थे और उनमें से सारे दो तीन लोग हमें देखने के लिए मिलेंगे, जैसे वास्को डिगामा हो गए, अल्फांसो दी अल्बुकर्क हो गए। ये सारे लोग जो हैं ये काफी जो नेविगेशन का मामला है, जो समुद्र के रास्तों के मामले में ये काफी लोग अग्रणी थे। तो आगे चलने से पहले हम पहले एक क्रम देख लेते हैं कि भारत में किस तरह से यूरोप के लोग जो थे आए थे। तो सबसे पहले भारत में कौन आया? पुर्तगाली आए, उसके बाद डच आए, उसके बाद अंग्रेज आए, उसके बाद डेनिश आए, उसके बाद फ्रांसीसी आए। आप लोग इसी क्रम में आप लोग इस पॉइंट को याद रख लीजिएगा, जिससे कि आगे आने वाले एग्जाम्स में आपको इससे क्वेश्चन देखने के लिए मिले तो आप लोगों की क्वेश्चन में गलती ना हो। ये वीडियो जो है एसएससी और रेलवे के लोगों के लिए काफी जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उसके लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो रेलवे और एसएससी के बच्चे इस वीडियो को जरूर सेव कर लें और वीडियो पे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी और लाइक शेयर और सब्सक्राइब बिल्कुल जरूर से करें, ताकि मुझे ये मोटिवेशन मिलेगा और आगे आने वाले वीडियोस में मैं अच्छे से कवर कर पाऊँ। चलिए आगे देखते हैं। तो जो यूरोप की जो जगह था वो मसालों के लिए दक्षिण पूर्वी एशिया देशों पर निर्भर था, क्योंकि हम लोगों को पता है यूरोप जो है एक ठंडी कंट्री है। तो बिना मसालों के वहां गुजारा करना लोगों का बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ठंडी कंट्रीज में बिना मसालों के कोई भी खाना होता है तो वो काफी नुकसानदायक होता है। और बिना मसालों के एंटीसेप्टिक, जैसा कि पता है आप लोगों की, मसाला जो होता है कि एंटीसेप्टिक होता है और बॉडी में हीट हीट बनाए रखने में बहुत मदद करता है। तो इसलिए यूरोप जो था गर्म मसालों के लिए हमेशा कहीं ना कहीं जाते रहते थे और ज्यादातर ये लोग दक्षिण पूर्वी एशिया देशों पर निर्भर थे। तो अब दूसरा पॉइंट देखते हैं कि दक्षिण पश्चिम एशिया से सारे व्यापार का चूंकि रास्ता बंद हो गया था, तो यूरोप के लोगों को अब यूरोप के लोग करें क्या? यूरोप के लोगों के लिए अब एक नया जलमार्ग का खोज करना अति आवश्यक हो गया था। तो इस दरमियान क्या होता है कि बार्टेलोमेव डायस नाम का एक आदमी था, वो होप ऑफ गुड होप, जो कि आशा अंतरिक्ष नाम का एक जगह था अफ्रीका में, वो वहां पहुंच जाता है। इसी खोज के दौरान कोलंबस जो था, कोलंबस एक पुर्तगाली नागरिक था और वो भारत के लिए समुद्री मार्ग का खोज करता है। समुद्री मार्ग के खोज के दौरान अमेरिका का खोज कर बैठता है। वो चला था भारत का खोज करने के लिए, लेकिन उसने 1492 में अमेरिका की खोज की। अच्छा, इसमें आगे बढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि कोप ऑफ जो गुड होप है उसका नाम आशा अंतरिक्ष था। इसे तूफानी अंतरिक्ष नाम दिया था। किसने नाम दिया था? तो बार्टोलोम्यू डायस, जो कि 1487 में कोप ऑफ गुड होप पहुंचता है, उसने इसने तूफानी अंतरिक्ष नाम दिया था। अब आगे देखते हैं, जो पुर्तगाली थे उनका भारत में आगमन कैसे होता है। अभी तक हमने एक ओवरव्यू देखा, अब हम देखते हैं कि भारत में पुर्तगालियों का आगमन आखिर कैसे होता है। तो जो सबसे पहले पुर्तगाली जो भारत में आते हैं उसका नाम था वास्को डी गामा, जो कि भारत के लिए समुद्री मार्ग का खोज करता है। वास्को डी गामा भारत में कैसे आता है? तो वास्को डी गामा एक गुजराती राहगीर होता है, गुजराती व्यापारी होता है। उससे
उसके उससे रास्ता पूछ पूछ कर उससे भारत में उससे आने में मदद मिलता है। उसका नाम था अब्दुल मजीद। उससे पूछने के बाद वो भारत के कालीकट, जो कि एक केरल में जगह है, वहां पहुंच जाता है। कब पहुंचता है? तो 1498 में पहुंचता है। अब 1498 में क्या होता है कि कालीकट के वो कप्पड़ डाबू नामक बंदरगाह पर पहुंचता है। कप्पड़ डाबू नामक बंदरगाह जो था उस समय व्यापारिक लेन देन के लिए ही यूज किया जाता था। तो वहां पहुंचता है। वहां पे शासन कर रहे जमूरिन ने उसका स्वागत करता है। वहां पहले से कौन शासन कर रहा होता है? एक जमूरिन नाम का राजा रहता है जो कि शासन कर रहा होता है। तो जब वास्को डी गामा वहां पहुंचता है तो वह उसका स्वागत करता है। अब वो वहां चूंकि अरब के व्यापारी जो थे वहां पहले से व्यापार कर रहे थे, ये जान के कि यूरोप के लोग यहाँ भारत आए हैं, इसलिए अरब के जो व्यापारी थे उसको नापसंद करते हैं। लोग अरब के जो व्यापारी थे उसको बिल्कुल चाहते नहीं है कि कोई भी पुर्तगाली नागरिक या यूरोप के नागरिक भारत में आकर व्यापार करे। अब जब जब वास्को डी गामा जब भारत से लौट रहा होता है तो वो अपने साथ कुछ मसाले और काली मिर्चें लेके जाता है, जिस पर वो वहां पे पुर्तगाल में बेचकर 60 गुना मुनाफा कमाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग बिल्कुल इसको याद रख लीजिएगा। अब आगे देखते हैं कि पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई। तो जैसे जैसे भारत में पुर्तगालियों का आगमन बढ़ा, जैसे 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 पुर्तगाली भारत में आए तो धीरे धीरे उन्हें उन्हें ये मौका मिला कि उन्होंने अपनी कोठी भारत में बनाने की कोशिश की। तो उन्होंने इस दरमियान क्या करते हैं, वो पहली कोठी भारत में कोचीन में बनाते हैं और दूसरी फैक्ट्री कुन्नूर में बनाते हैं। अब आगे देखते हैं कि पुर्तगाली ने पूर्वी देशों के साथ, कि जो भी पूर्वी देश थे, जो भी चाइना चाइना था, भारत था, श्रीलंका था और मलेशिया था, इन सबों से व्यापार करने के लिए उन्होंने 3 वर्ष के लिए गवर्नर को नियुक्त किया ताकि व्यापार को अच्छे से किया जा सके। तो 3 साल के लिए भारत में 3 साल के लिए गवर्नर को नियुक्त किया जाने लगा। तो इस दरमियान भारत में जो पहला गवर्नर बना उसका नाम हुआ फ्रांसिस्को दी अल्मेडा, जिसने कि 1505 से लेकर 1509 ईस्वी तक भारत में यूरोपीय यूरोपीय जो यूरोप के लेन देन थे और यूरोप के संग भारत का व्यापार था उसको बढ़ावा देने में बहुत मदद किया। इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो ये था कि दक्षिण पूर्व एशिया के व्यापार को सुरक्षित कर दिया जाए, जिससे कि कोई भी भारत पर आक्रमण ना कर सके और कोई भी भारत पर व्यापार करने में सफल ना हो सके और हमारा एक अधिकार रहे। इसने क्या किया कि 1509 में मिस्र, तुर्की और गुजरात की संयुक्त सेना को पराजित कर लिया और द्वीप पर अधिकार कर लेता है। ये काफी इन लोगों का जो था, इन लोगों का जो नेविगेशन के मामले और नाव नाव और जल जल मार्ग के मामले में चूंकि इनका काफी इनका इनका अनुभव था, तो ये क्या उसके मदद से क्या करते हैं, ये 1509 में मिस्र, तुर्की और गुजरात की संयुक्त सेना जो थी उसको पराजित करके दमन और दीव पर अधिकार कर लेते हैं और वहां पे अपनी कोठी डाल देते हैं। इसी ने ब्लू वाटर पॉलिसी की नीति अपनाई। अब ब्लू वाटर पॉलिसी क्या है, इसको हम समझ लेते हैं। जो ब्लू वाटर पॉलिसी है इसका मतलब है कि हिंद महासागर पर पुर्तगीज का नियंत्रण स्थापित किया जाए। इससे क्या होता है कि पुर्तगीज का नियंत्रण स्थापित हो जाता तो कोई भी भारत में व्यापार नहीं कर पाता। इनका एक अधिकार हो जाता और भारत में कोई भी व्यापार नहीं कर, इसलिए इसको नाम दिया गया ब्लू वाटर पॉलिसी। 1505 में इसने अंजाडीवा, कुन्नूर तथा किलवा में कोठी बनाए। जैसे कि हम पहले जानते हैं कि पहला कोठी कोचीन में और दूसरा कोठी कुन्नूर में बन चुका था। तो इसने 1505 में अंजाडीवा और किलवा में भी कोठी बनवाई। इसी के समय में पुर्तगालियों की नौसेना जो थी हिंद महासागर में सबसे ज्यादा शक्तिशाली हुई। तो जैसा कि हमें पता है कि ये पुर्तगाली जो स्थिति थी ये नौसेना के मामले में काफी अग्रणी थी। तो पुर्तगाल का जो नौसेना था हिंद महासागर में इनकी तूती बोलती थी। भारत पर आक्रमण करने से पहले कोई भी लोग सोचता था कि यहाँ पे पुर्तगाली पे हमला नहीं, इसलिए भारत पर आक्रमण करने से कोई भी बचते थे। आगे देखते हैं। दूसरा जो गवर्नर था वो अल्फांसो दी अल्बुर्क हुआ। इसका शासनकाल भारत में 1509 से लेकर 1515 ईस्वी तक भारत में रहा। इसे ही पुर्तगाली शक्तियों का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो पहला पॉइंट ये हुआ। दूसरा पॉइंट ये हुआ कि इसी ने कोचिन में पहला दुर्ग तैयार करवाया। जो व्यापारिक कोठी थी इसी ने बनवाया। इसने पुर्तगीज सेना में भारतीयों की भर्ती प्रारंभ की। तो क्या की इसने सबसे पहले भारतीयों की भर्ती प्रारंभ किसने की? तो पुर्तगीज सेना में भारतीयों की सबसे पहले भर्ती प्रारंभ किसने की? अल्फांसो दी अल्बुकर्क ने। इसने पुर्तगीज को, जो भी पुर्तगाली व्यापारी थे, जो भी पुर्तगाल से भारत में व्यापार करने के लिए आए थे, इसने क्या बोला कि भारतीय स्त्रियों से विवाह करो जिससे कि हमारा व्यापारिक लेन देन तो बढ़े ही बढ़े और हमारा राजनयिक लेन देन बढ़े और जिससे कि हम भारत को धीरे धीरे कब्जा करने में काफी हमें मदद मिल सके। हालांकि ये चीज जो है इनके आगे इनके पतन का भी कारण बनती है, आगे हम देखेंगे। अपने क्षेत्र में इन्होंने सती प्रथा पर रोक लगाई, जिससे कि लोग काफी खुश हुए और इसका काफी बड़ाई, इसका जो अल्फांसो दी अल्बुकर्क का इसका काफी बड़ाई हुआ। इसने बीजापुर के यूसुफ जो थे
आदिल शाह इससे गोवा को जीत लिया। यूसुफ आदिल शाह जो था वो गोवा का तानाशाह था। इसने क्या किया कि गोवा पर आक्रमण करके यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीत लिया। इसने दक्षिण पूर्वी एशिया की एक महत्वपूर्ण मंडी थी मलक्का, उस पर भी नियंत्रण कर लिया। बाद में ये क्या किया कि हरमुज जो कि फारस की खाड़ी में एक जगह था, उस पर भी अधिकार कर लिया। तो ये इन्होंने आक्रमण कर करके बहुत जगह अधिकार की और वहां पर अपनी व्यापारिक कोठियां डाली। आगे देखते हैं। जो तीसरा गवर्नर हुआ नानोदी कुन्हा हुआ। इसका नाम था नानोदी कुन्हा। 1529 से लेकर 1538 तक इसने भारत में शासन किया। इसने मुख्यालय को क्या किया कि जो कि मुख्यालय पहले कोचीन हुआ करता था, इसने मुख्यालय को कोचीन से लेकर गोवा ट्रांसफर कर दिया और गोवा को क्या किया कि पुर्तगीज राज्य का औपचारिक राजधानी बना दिया। इसने क्या किया, सैनथोमी जो कि मद्रास में एक जगह था, हुगली बंगाल में एक जगह था, वह जगह है, और दीव जो था दमन दीव, उसमें पुर्तगाली कोठियां वहां बनवाई, जिससे कि बाद में व्यापार करने में काफी आसानी हो सके और व्यापार को काफी सुलभ किया जा सके। अब हम आगे बढ़ने से पहले देश और उसके खोजकर्ता के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि रेलवे और एसएससी के एग्जाम में काफी क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। जो तो हम लोग जानते हैं कि भारत का खोज किसने किया था, तो वास्को डी गामा ने किया था। और अमेरिका का खोज किसने किया था, क्रिस्टोफर कोलंबस ने। एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि केप ऑफ गुड होप का खोज किसने किया था। तो हम लोगों ने पहले वीडियो में पढ़ा था कि उसका खोज किस किया था, बार्थेलोमेव डियास ने। दो है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का खोज किसने किया था, जेम्स कुक ने। न्यूजीलैंड का खोज किसने किया था, तस्मान ने। तो आप लोग ये पांचों पॉइंट को याद रख लीजिएगा, जिससे कि आप लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन देखने के लिए मिले, तो आप लोग एग्जाम में क्वेश्चन कर पाए। मैंने साइड के डिस्प्ले में मैंने दे दिया है कि कहाँ कहाँ पे व्यापारिक कोठियां थी, जो भी पुर्तगीज की जो कोठियां थी कहाँ कहाँ पे थी। जो स्टार करके जो मार्क किया हुआ है येलो कलर में, वो ये है कि कहाँ कहाँ पे पुर्तगीज की कोठियां थी। और जो ब्लू कलर में वो फ्रेंच की कोठियां कहाँ कहाँ पे थी। तो हम आगे आने वाले में फ्रेंच के बारे में पढ़ेंगे, तो हम देखेंगे कि इनकी कोठियां इन्होंने कहाँ कहाँ बनवाई। आगे देखते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि पुर्तगालियों के पतन का मुख्य कारण क्या रहा, भारत में पुर्तगाल क्यों आखिर विफल हुए। तो सबसे पहला जो कारण था कि भारत की जो स्त्रियां थी इनसे विवाह करना। दूसरा जो मुख्य कारण था वो धर्मांतरण करना। भारत एक हिंदू हिंदू राष्ट्र है और भारत में ईसाइयों ये जो यूरोपीय थे ये ईसाई थे। ये भारत में आकर जानबूझकर हिंदू के जो भी लोग थे इनको ईसाई में कन्वर्ट करने की कोशिश करते थे। इससे लोगों में काफी द्वेष की भावना आ गई। इसकी वजह से क्या हुआ कि लोग इनको नापसंद करने लगे। तो ये भी एक मुख्य कारण बना कि पुर्तगाल के लोग धीरे धीरे पतन की ओर बढ़ने लगे। तीसरा पॉइंट ये है कि इन्हें व्यापार करना तो आता था, लेकिन व्यापार को संभालना नहीं आता था। इसकी वजह से क्या हुआ कि भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी बढ़ गई। इसकी वजह से क्या हुआ, ये भी एक पतन का इनका मुख्य कारण रहा। उसी समय क्या हुआ, डचों ने आक्रमण कर दिया और इनको सैन्य चुनौती दे दी। डचों के आक्रमण की वजह से क्या हुआ कि पुर्तगाल धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगे और डचों का आक्रमण बढ़ गया और डच यहाँ पे कब्जा कर लिए। अब देखते हैं कि पुर्तगालियों ने भारत को क्या क्या दिया। पुर्तगालियों ने भारत को क्या क्या दिया, तो पहला पॉइंट ये है कि पुर्तगालियों ने भारत को जापान से व्यापार करना सिखाया। और जापान से व्यापार करने की शुरुआत किसने की, पुर्तगालियों ने। भारत में जो प्रिंटिंग प्रेस का विकास है, इसका श्रेय किसको जाता है, ये भी पुर्तगालियों को ही जाता है। भारत में तंबाकू की खेती का विकास किसने किया, ये भी पुर्तगालियों ने किया। भारत में जो सबसे फेमस स्थापत्य कला थी, गोथिक स्थापत्य कला, इसका आगमन किसके दौरान हुआ, ये पुर्तगालियों के दौरान। जो हम पपीता, संतरा, लीची, अनानास, काजू, बादाम, शकरकंद ये खाते हैं, इसके फल के पौधों को लाना, इसके पौधों को भारत में लगाना, ये काम किसने किया, ये काम भी पुर्तगालियों ने ही किया। अब हम आगे देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मेरा है, जो मेरे इस वीडियो का सबसे निचोड़ पॉइंट्स है, जो कि जिससे आपको एग्जाम्स में क्वेश्चंस बिल्कुल देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। खास करके रेलवे और एसएससी के एग्जाम्स में मैंने वो सारे क्वेश्चंस को कवर कर दिया है, ताकि आप लोगों को आगे आने वाले एग्जाम्स में क्वेश्चंस मिले तो आप लोग इजीली उसको कर पाए। तो इस इस पॉइंट में जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है कि किसकी अनुमति से हुगली में कंपनी की स्थापना की गई थी। उस समय शासन किसका था, अकबर का था। तो अकबर के अप्रूवल से हुगली में कंपनी की स्थापना की गई। बाद में भारत में जो है, भारत का जो खोज है वो किस पुर्तगाली यात्री ने की, तो भारत का जो खोज है वो वास्को डी गामा ने किया था। शाहजहां ने पुर्तगाल के अधिकार से किसको छीन लिया, तो इसका आंसर होगा हुगली। पुर्तगालियों के विरुद्ध शाहजहां ने किस नगर को घेर लिया था, इसका भी आंसर क्या होगा, हुगली होगा। हुगली क्योंकि उस समय इनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बंदरगाह हुआ करता था, यहाँ से व्यापार करना काफी सुलभ हुआ करता था। और भारत के हाथ से ये बंदरगाह भी जा रहा था, क्योंकि इस पर अधिकार किसका हो गया था, इस पर अधिकार पुर्तगालियों का हो गया था। तो शाहजहां इस बात से काफी नाराज था और हुगली को आक्रमण करके इसने घेर लिया था। अल्फांसो दी अल्बुकर्क का मजार भारत में कहाँ है, तो इसका मजार गोवा में है। अल्फांसो दी अल्बुकर्क ने क्या किया था कि कोचीन से अपने व्यापारिक कोचीन से जो इनका मुख्यालय था गोवा ट्रांसफर कर लिया था और इसका वहीं पर डेथ हो जाता है, इसकी वहीं मृत्यु हो जाती है।
तो इसका मजार जो है कहाँ पे है, वो गोवा में ही बनाया गया है। किस पुर्तगाली वायसराय की समाधि कोचीन में है? इसका आंसर हम जानते हैं क्या, किस पुर्तगाली वायसराय की समाधि कोचीन में है? तो इसका आंसर होगा वास्को डी गामा। पश्चिम बंगाल की हुगली नामक फैक्ट्री की स्थापना किस यूरोपीय शक्ति द्वारा की गई थी? इसका आंसर होगा पुर्तगालियों के द्वारा। इसका हम लोग आंसर क्या लिखेंगे? पुर्तगालियों के द्वारा। पुर्तगालियों ने कब गोवा को जीता और हॉर्मुज को दिया? तो इसका आंसर होगा 1510 में। आगे देखते हैं। पुर्तगाली दूत अंतानियो केब्राल किसके शासनकाल में भारत आया? इसका आंसर होगा अकबर के शासनकाल में। हरमुज बंदरगाह पर किस पुर्तगाल गवर्नर के समय कब्जा हुआ है? इसका आंसर क्या होगा? अल्फांसो दी अल्बुकर्क के समय। अफीम, सिल्क, मसाले एवं नील में से प्रारंभ में यूरोपीय कंपनी की रुचि किसमें थी? हम जानते हैं कि यूरोप किसके लिए भारत और पश्चिमी देशों, पूर्वी देशों पर डिपेंडेंट रहता था, तो आंसर होगा क्या? मसालों पे। कालीकट का मलयाली नाम क्या है? इसका मलयाली नाम है कोझिकोड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको बिल्कुल याद रखिए। किस भारतीय व्यापारी ने वास्को डी गामा का सहयोग किया था? हम लोगों ने स्लाइड में सबसे पहले देखा था कि अब्दुल मजीद, जो कि गुजरात का व्यापारी था, इसके इसके सहयोग से ही भारत में वास्को डी गामा जो है भारत में आया। पुर्तगाल के किस शासक ने मसालों के लिए सीधे समुद्री मार्ग की खोज की थी? इसका आंसर होगा डॉन हेनरिक ने, जिसे हेनरी द नेविगेटर का भी नाम दिया गया था। बंगाल का कौन सा बंदरगाह पुर्तगालियों के समय पोर्टो ग्रांडे कहा जाता था? तो इसका आंसर होगा अभी का चटगांव, जो कि अभी जो बांग्लादेश में है। उस समय जो भारत में हुआ करता था चटगांव, जो कि बांग्लादेश में है। इसका आंसर होगा चटगांव। धन्यवाद। नई वीडियो जल्दी अपलोड की जाएगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा, और आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। और एम करते हैं 100 लाइक्स का। अगर अगर 100 लाइक्स पूरा हो जाता है तो मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी अपलोड करूंगा। ठीक है, तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।